वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नरपति नालाकृत विसलदेव रासो का। विसलदेव रासो एक बहुत ही छोटा सा ग्रंथ है, पर अपनी महत्ता रखता है। और विसलदेव रासो की परिगणना हिंदी की मार्मिक कृतियों के अंतर्गत की जाती है। इस काव्य ग्रंथ के रचयिता नरपति नाला हैं। विरहिणी राजमती की विरह कथा को उन्होंने वर्णित किया है। राजमती की विरह व्यथा के चित्रण में विशेष सूझबूझ, कला प्रवीणता, कलात्मक मर्मज्ञता आदि का प्रयोग किया गया है। काव्य की मुख्य घटना यह है कि महाराजा विसलदेव अपनी नवविवाहिता राजमती के व्यंग वचन से आहत होकर 12 वर्षों के लिए उसका परित्याग करके उड़ीसा चला जाता है, जहाँ के वैभव विलास की राजमती द्वारा प्रशंसा की जाती है। उसके बाद राजमती का विरह प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद कवि ने कथा के अनुकूल कथानक के मार्मिक प्रसंगों की अवधारणा करके अपनी भावुकता और कला मर्मज्ञता का प्रमाण प्रस्तुत किया है। कवि ने कथा के अनुकूल कथानक में काव्य में प्रायः विद्वानों के विभिन्न मत प्रकट किए गए हैं। काव्यमयता के इसके काव्य सौंदर्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है कुछ विद्वानों ने, और कुछ विद्वानों के मत अवलोकनीय है। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार विसलदेव रासो हिंदी का गौरव ग्रंथ है, क्योंकि इसके स्वरूप की एक सुंदर प्रेम कथा गाई गई है। डॉक्टर मोतीलाल, उदय नारायण त्रिपाठी, सत्यजीवन जैसे विद्वान इसकी काव्य महत्ता को नगण्य मानते हैं। विसलदेव रासो का भाव पक्ष। विसलदेव रासो 128 छंदों का मध्यम आकार की प्रबंधात्मक कृति है। यद्यपि रचना में प्रक्षिप्त अंश भी मिल गए हैं, उसके आकार में भी बाद में बहुत वृद्धि हुई है, किंतु माता प्रसाद गुप्त ने इसके 128 छंदों को ही प्रारंभिक माना है। वर्ण वस्तु की दृष्टि से ये एक विरह प्रधान काव्य है, जिसमें विरहिणी राजमती की विरह अवस्था का मार्मिक चित्रण हुआ है। कवि ने कथानक के मार्मिक प्रसंगों के चयन में बड़ी सूझबूझ और प्रौढ़ काव्य क्षमता का निदर्शन किया है। आचार्य शुक्ल ने किसी भी महान कवि का लक्ष्य है कि उसमें अपनी कथा वस्तु के मार्मिक प्रसंगों का चयन और प्रभावशाली अंकन की क्षमता होनी चाहिए। कथानक के विकास हेतु कवि उचित घटना संयोजन नहीं कर पाया है। कवि का उद्देश्य राजसेवक की विरहिणी पत्नी की मनोव्यथा का चित्रण करना था। प्रस्तुत छंदों की योजना में कवि ने निर्देशात्मक अवस्था में ही कथा का परिचय दिया है। उसके निम्नलिखित भाग हैं। विसलदेव का राजमती से विवाह होने पर अपने भाग्य की सराहना करना। नरपति नाला द्वारा राजमती के मुख से उड़ीसा के नरेश के वैभव का बखान करना। उड़ीसा के वर्णन पर विसलदेव का नाराज होना। राजमती द्वारा अपने पति से मनुहार करना। स्वपत्नी की मनुहार पर भी अपनत्वपन को भूल जाना। विविध लोक प्रसंगों के जीवन की व्यंजना। राजमती द्वारा विरह संदेश भेजना। राजमती द्वारा पुरोहित को मुहूर्त टालने हेतु रिश्वत देने का प्रस्ताव। विसलदेव एवं राजमती के पुनः मिलन का प्रसंग इत्यादि अत्यंत मार्मिक विषय हैं। हास्य व्यंग की योजना। विसलदेव रासो विरह प्रधान काव्य है, और विरह प्रधान काव्य वर्ण वस्तु के कारण हास्य का प्रयोग कम ही हुआ है, परंतु फिर भी कवि ने यत्र तत्र उनका अवसर निकाल ही लिया है। एक भिन्न बात है जो इन कवियों में दिखाई देती है, वह है उनका हास्य था, विनोद प्रियता। राजमती वर्ष भर कष्ट संबंध छोड़कर आने को ग्रहण करती है। पंडित को पेट पूर्ति इत्यादि प्रिय लगती है। वह
सब खा पी कर मज़े से चलता हुआ सब कुछ भुला देता है, जो राजमती ने कहा था। इसी प्रकार उड़ीसा के वर्णन में भी कवि ने अपनी वियोग पीड़िता का वर्णन किया है। वहाँ बैल की पूजा होती है, गाय हल में जोती जाती है, मंड खाया जाता है काव्य रूप। काव्य रूप की दृष्टि से बिसल देव रासो एक खंड काव्य है, जिसमें बिसल देव व राजमती के जीवन की विविध घटनाओं को चित्रित किया गया है। राजमती के साथ विवाह होने के पश्चात बिसल देव द्वारा अपने राज्य की बहुत प्रशंसा, और उस प्रशंसा से राजमती का ये कह देना कि आपका ये गर्व करना उचित नहीं है, आपसे बढ़कर तो वैभवशाली नरेश उड़ीसा के हैं, नरेश हैं, उसके राज्य में उसी प्रकार रही जिस प्रकार उसका मार्मिक वर्णन है। राजमती की इस बात जो परिहास में कही गई थी, गंभीर रूप से लेते हुए राजा 12 महीने तक उसका परित्याग करने का निश्चय कर लेता है। 12 वर्ष तक उसका परित्याग करने का निश्चय कर लेता है। राजा के जाने के बाद राजमती का वियोग वर्णन 12 मासा शैली में किया गया है। बाद में राजमती एक पंडित को दूत बनाकर अपने पति को संदेश भेजती है। उस संदेश को पाकर बिसलदेव लौट आते हैं और तो उड़ीसा नरेश उन्हें 4 विवाह का प्रलोभन देकर रोकने की कोशिश करते हैं, पर बिसलदेव चित्तौड़ आ जाता है। बिसलदेव रासो एक खंड काव्य है, जिसमें बिसलदेव एवं राजमती से संबंधित एक घटना का चित्रण किया गया है। सीमित परिधि में ये सरस और ललित परिपूर्ण कथा है। कथा का नायक बिसलदेव, नायिका राजमती है। बिसलदेव रासो ये काव्य नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। कवि ने नायिका के व्यक्तित्व को अलग अलग प्रकार से उभारा है। इस कृति को सर्गों में विभाजित नहीं किया गया है, अपितु प्रबंधात्मक निर्वाह करते हुए ही कथा का सहज वर्णन किया गया है। अलंकार योजना। बिसलदेव रासो में नरपति नाला ने शब्दालंकारों के साथ साथ अर्थालंकारों की भी बड़ी स्वाभाविक रूप से नियोजना की है। नरपति नाला का प्रिय अलंकार उपमा है। उन्होंने काव्य में उपमाओं का बहुतायत से प्रयोग किया है। उपमाओं में नवीनता है, या तो प्रकृति के क्षेत्र में संग्रहित, पौराणिक क्षेत्र में, या तो कहीं कहीं लोक जीवन से लिए गए हैं। इस तरह कवि का ज्ञान संकीर्ण है, उसमें वैविध्य है। इस वैविध्य में कवि की ज्ञानता प्रकट होती है। अनेक स्थानों पर प्रकृति उपमानों ज्योतिष ज्ञान भी मिल जाता है। इसी प्रकार गणेश जी का सिंदूर उसे रोहिणी नक्षत्र में तपते हुए सूर्य की भांति लगता है। विवाह के लिए आया हुआ बिसलदेव राजमती को कलाओं से युक्त पूर्णिमा का चंद्र प्रतीत होता है। गोकुल का प्रत्यक्ष गोविंद प्रतीक होता है। ऐसा लगता है जैसे तोरण में सूर्य उदित हुआ है। वे उपमा हैं जो कवि की ज्ञान गरिमा एवं कल्पना शक्ति के परिचायक हैं। उत्प्रेक्षा। जलदर मैयल भरिया नीर, जाने की शायर उल्टी सह भऊ। सास कहे बहू घर मुँह आओ, चंदई भोले गिले की राह। दृष्टांत। पगरी छणही स्यापो, किरण उरोश किधि ऊपर कल की किसी। शब्द विधान। बिसलदेव रासो की भाषा में तत्सम शब्दों, अर्थसम, देशज, विदेशी चारों प्रकार के शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है। इन चारों प्रकार की शब्दावलियों में बिसलदेव रासो में यत्र तत्र पंक्तियां तत्सम शब्दावली से ओतप्रोत हैं। रूप निरूपण। बढ़नी, सगुण गुणवती, नयन विशाल, चंचल, चपल, सुचारू, ठाव। इस कृति में अन्य प्रयुक्त तत्सम शब्द इस प्रकार है। नाद, उदर, त्रिभुवन, सार, माँ, सरस्वती, गौरी, अक्षर, विलक्षण, सिंह, गणपति, दंतवचन, नक्षत्र, मास, रीति दिवस इत्यादि। तत्सम शब्दावली। शारदा, सुजान, गर्द, प्रिय, सरस, जीवन, भ्रमर इत्यादि। देशज शब्दावली। देशज शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है। ब्रज के शब्द हिये, कदा, पिए इत्यादि। राजस्थानी के शब्द मदकऊ, धारा, आगली, मारूही, एकली, लाकड़ी। विदेशी शब्द। विदेशी शब्दों में कवि ने अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है।
कारण यह कि सिंध में ये 7वीं-8वीं शताब्दी से ही रहने लगे थे, जो व्यापार में इधर उधर आते जाते थे। कुछ शब्द जनता में अपना लिए गए होंगे, इनाम, महल, सुराना, चाबुक इत्यादि। मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग बिसल देवरासो काव्य शैली में करके उसके प्रभाव में चांद लगा दिए हैं। बिसल देवरासो में कुछ प्रयुक्त मुहावरे और लोकोक्तियाँ इस प्रकार हैं। राजा ने रीति किसी राजा के घर, लून उतारी अप्सरा, किदी ऊपर कर की किसी, जीव नई निकल ही, जीव का धागा न पालवई, रण रतन संजोई किन मावई भिषा। छंदों का प्रयोग। बिसल देवरासो में माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों को प्रमाणित किया है। इसके सभी छंद राग दरबारी में गाए जाने योग्य हैं। ये छंद 6 पंक्तियों का है। इस छंद की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ पंक्तियाँ एक जैसी हैं। तृतीय व 5वीं पंक्ति कुछ छोटी हैं। कुछ छंद 8 व 12 पंक्तियों के हैं। बिसल देवरासो समग्र रचना एक ही छंद में की गई है। बिसल देवरासो के संबंध में ये कहा जा सकता है कि ये एक प्रमाणित ग्रंथ है, अतः कलात्मक दृष्टि से भी बिसल देवरासो मध्य दृष्टि से उत्तम रचना है, जिसमें कवि ने अलंकारों का रुचिकर प्रयोग किया है तथा भावों की प्रकटता को बढ़ाया है। ये हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कृतियों में से एक है, इसीलिए इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। थैंक यू स्टूडेंट। ये हमारा बिसल देवरासो आज पूर्ण हुआ।